गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं सेशन। चलो बेटा, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं। खाना वाना खा लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं। नहीं खाया हो तो चुपचाप पढ़ो, कल बाद में खाना खाना, ठीक है। हम भी नहीं खाए हैं, तुम भी नहीं खाओ, बाद में खाएंगे। चलो बेटा, तो एजुकेशन स्कीम से रिलेटेड पार्ट 1 हमारा हो चुका है और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 2। इसमें कुछ 7-8 स्कीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि यार तुम देखो ये पीवाईक्यूज है, तुम यकीन मानो 2018, 19, 20 में जो ये सवाल आए हुए हैं, 2006, 2007 उस टाइम की स्कीम्स पूछी हुई हैं। तो अगर जब वो उस टाइम पूछ सकते हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं। तो ये स्कीम्स हमें करनी है। शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। बहुत बढ़िया तुषार बाबू। चलो सभी को नमस्कार, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। तो भैया सेशन को शुरू करने से पहले सभी उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा जो डायरेक्टली एटीएम बैच से जुड़े हुए हैं, अगर भैया थ्योरी कमजोर है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, डायरेक्टली एटीएम में आ गए हो, तो बेटा गलती मत करो। फाउंडेशन मजबूत करो पहले, फिर एटीएम काम का है। वरना एटीएम से कितने भी क्वेश्चंस कर लो, हजारों क्वेश्चंस कर लो, एक्सप्लेनेशन याद रहेगा नहीं। और जरा सी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई तो जो क्वेश्चंस करके भी गए हो उनका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए पहले अपना फाउंडेशन मजबूत करो और उसके बाद एटीएम में प्रैक्टिस करो तो मजा आएगा। और वैसे भी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में शानदार ऑफर चल रहा है, 399 में मिल रहा है आपको पूरा कोर्स। तो बिना देर के इस ऑफर को ग्रैब करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। बाकी जिसने थ्योरी पढ़ रखी है वो बिल्कुल सही जगह पर है, एटीएम में ध्यान से देखो। Which of the following schemes of the government of India aims to empower the students belonging to minority communities and prepare them for competitive examinations? भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है? हिंदी में पढ़ के समझ में आ गया बढ़िया से कि माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी बोलता हूं यानी अल्पसंख्यक समुदाय बोलता हूं बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म ही मेजॉरिटी में, यहां पे तो भारत में हिंदू धर्म मेजॉरिटी में, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी है, 78-79% है। कोई भी धर्म अगर किसी देश में 50% से ज्यादा है, यानी कि किसी धर्म के लोग अगर 50% से ज्यादा है जनसंख्या में, तो वो धर्म के लोग मेजॉरिटी में आ गए। पर बाकी जो है वो फिर माइनॉरिटी में चले जाएंगे। जैसे हमारे यहां पर जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो है इस्लाम, ठीक है। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लाम कम्युनिटी है, मैं आप सबको बता दूं कि वो 14% के आसपास है भारत में। बाकी 78-79% अपने हिंदू हैं। और बाकी फिर जो सिख है या बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, वो तो 14% से भी बहुत कम है, 2-2, 3-3, 4-4% पर है। तो भैया ऐसे है कि जब अल्पसंख्यक समुदाय बोले जा रहे हैं तो इसका मतलब है मुस्लिम बच्चे, ठीक है, मुस्लिम बच्चे, उसके अलावा सिख बच्चे, उसके अलावा पारसी बच्चे, उसके अलावा ईसाई बच्चे, है ना, ईसाई बच्चे, उसके अलावा जैन बच्चे, ठीक है भाई। तो मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध बच्चे, बौद्ध धर्मों के बच्चे। तो अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों, यानी कि इन कम्युनिटीज, इन धर्मों के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए और उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। अब मुझे बताओ इनमें से वो कौन सी स्कीम है? नई मंजिल, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, नई उड़ान, नया सवेरा। किसी को आइडिया है क्या? मैंने तुम्हें बता दिया अल्पसंख्यक समुदायों यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज का मतलब क्या है, समझ में आया? अब बताओ। हाँ भाई सीधी बात है, उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, उनको सशक्त बनाया जा रहा है, ठीक है।
इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यह है ताकि गवर्नमेंट जॉब्स में और जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें इनकी भागीदारी बढ़े। ठीक है भाई। किस लिए लाई गई है ये स्कीम? ये स्कीम का नाम है नया सवेरा। कौन सी स्कीम है बच्चों? नया सवेरा स्कीम। तो नया सवेरा स्कीम का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? एम यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना है और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि देखो इन समुदाय के लोगों के पास नौकरियां कम हैं, इन समुदाय के लोगों के पास नौकरियां कम है क्योंकि खुद भी कम है, तो इनकी भागीदारी बढ़े सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट जॉब्स में भी। तो इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि ये पीछे ना रहे, ताकि ये पीछे ना रह जाएं तरक्की में। तो गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में इन छात्रों की, यानी इन समुदाय के छात्रों की भागीदारी बढ़े, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। और ये स्कीम लाई गई कब? 2007 में। 2007 में यह योजना लॉन्च हुई थी। यह योजना कब लॉन्च हुई बच्चों? 2007 में है। 2007 में यह योजना लॉन्च हुई थी। समझ में आ गया बेटा? तो योजना 2007 में लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य तो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि माइनॉरिटी समुदाय के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको सशक्त बनाना है और उनको गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी करवानी है, प्राइवेट जॉब्स के जो एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम है, उनकी तैयारी करवानी है ताकि इनकी बढ़िया जॉब लगे और सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों में इनकी भागीदारी बढ़े, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़े, इनका पार्टिसिपेशन बढ़े। और भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अंग्रेजी में इसी को बोल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है बेटा? तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ, मतलब भारत सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा यह स्कीम लॉन्च हुई है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो, जल्दी से यस और नो। सभी लोग बताएंगे भैया। ठीक है? अपियर्स नहीं ससुरो, अफेयर्स है। अफेयर्स मतलब मामले। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी विमेन इन इंडिया? अगेन, अल्पसंख्यक समुदायों की जो महिलाएं हैं उनके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट हो, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता आए। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आए, इसके लिए कौन सा यहां पे प्रोग्राम या कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? नया सवेरा तो अभी पढ़ लिया, नई रोशनी, नया उजाला, नई मंजिल। बताओ बेटा। नया सवेरा तो अभी पढ़ा हम लोगों ने। सभी लोग बताएंगे भाई? हाँ सभी लोग बताओ। सभी लोग बताओ। नई रोशनी, बहुत बढ़िया, नई रोशनी। तुक्के भी मार रहे हैं कुछ तो। नई रोशनी। तो देखो आपको बता दिया कि स्कीम का पर्पस क्या है। स्कीम का पर्पस क्या है कि माइनॉरिटी विमेन यानी अल्पसंख्यक महिलाएं, अगेन कौन से रिलीजन्स, कौन सी कम्युनिटीज? मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी मुस्लिम धर्म की महिलाएं, ईसाई धर्म की महिलाएं, सिख धर्म की महिलाएं, है ना, सिख धर्म की महिलाएं, बुद्धिस्ट धर्म की महिलाएं, है ना, या बुद्धिज्म धर्म की महिलाएं। ठीक है? या यहां पे लिखते हैं बुद्धिस्ट महिलाएं, जैन महिलाएं, पारसी महिलाएं।
तो इन कम्युनिटीज की महिलाओं के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आए, ठीक है, नेतृत्व क्षमता आए, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके और उनके सहारे और लोग आगे बढ़ सकें। इसके लिए ये स्कीम है महिलाओं के भीतर, इन समुदाय की महिलाओं के भीतर। क्योंकि देखो इन समुदाय में क्या है, इन समुदाय में ज्यादातर जो है, जैसे क्रिश्चियनिटी ठीक है, सिखिज्म ठीक है, ठीक है, जैनिज्म भी थोड़ा ठीक है, बाकी धर्मों में थोड़ा एजुकेशन वगैरह जो है थोड़ी सी हल्की है, ठीक है। तो उनके उनके महिलाओं के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी है, वो जीवन में आत्मनिर्भर होकर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। तो उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना, ताकि वो अपने जीवन में खुद से आगे बढ़ सके। कभी ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो जाए कि उन्हें अकेला रहना पड़ रहा है, तो कम से कम वो जो है अपने सर्वाइवल के लिए तो जुगाड़ कर सके। तो महिलाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता, ठीक है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है ताकि वो अपना ध्यान खुद रख सके। तो महिलाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करके उनकी तरक्की करना, ये इस स्कीम का गोल है। तो याद रखना बेटा, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं के भीतर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके उनके लाइफ को अपलिफ्ट करना, उनके जीवन को तरक्की प्रदान करना, ये इस स्कीम का और उद्देश्य। और बाकी याद रखना माइनॉरिटी की विमेन के लिए है। तो ऑब्वियस ही बात है, कौन सा मंत्रालय लेके आया होगा, कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऐसी स्कीम्स को छोड़ के नहीं जाना कि माइनॉरिटी की ये कहां है, सवाल आए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है ना, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई? ये स्कीम लॉन्च हुई 2012-13 में, 2012-13 में, 2012 और 13 में। क्लियर बेटा? 2012-13 में। चलो आगे बढ़ते हैं, नई रोशनी इसका आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन्स फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। देखो ये 3 क्वेश्चन लगातार मैं लेके आया हूं माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड। बढ़िया स्कीम्स है और इजी स्कीम से समझ में आ जाएंगी आपको आराम से, ठीक है बेटा? हाँ देखो भाई, आदेश बाबू ऐसे वैसे कमेंट्स नहीं बाबू, ठीक है? देखो इधर पे, तो यहां पर ये जो स्कीम है, इस स्कीम का पर्पस क्या है? देखो यहां पे बता दिया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्कीम है जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन के लिए, यानी विदेश में जाके अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण यानी एजुकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा देती है। बेसिकली भारत सरकार की इनमें से कौन सी स्कीम है? अब ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यह स्कीम क्या है? इस स्कीम में यह बोला गया है कि भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसमें जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं ये विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए। अब विदेश जाएंगे तो बेटा मोटा खर्चा आएगा पढ़ाई के लिए, है ना? मोटा खर्चा आएगा, 8-10 लाख 15 लाख लगेंगे रुपए। तो भैया अब अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो, मान लो इन बच्चों को विदेश जाके पढ़ना है पर इनके पास पैसे नहीं, तो ये क्या करेंगे? एजुकेशन लोन लेंगे। एजुकेशन लोन जो है उस पर इंटरेस्ट कम से कम लगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। लोन पर ब्याज तो जाता ही है, लोन पर इंटरेस्ट तो लगता ही है। तो एजुकेशन लोन पर उन बच्चों के लिए इंटरेस्ट कम से कम लगे, यानी वो इंटरेस्ट की जो दर है, ब्याज की जो दर है, उस पर फोकस किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है कि भाई आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े, आपका जो एजुकेशन लोन है वो सस्ता हो आपके लिए। तो भाई अगर आप एजुकेशन लोन सस्ता दोगे, सस्ती ब्याज दर पे दोगे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे विदेश पढ़ के आ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इस समुदाय के बच्चों का विकास होगा फिर। तो यही भारत सरकार ने किया है, यही स्कीम भारत सरकार लेके आई है कि भैया शैक्षिक ऋण जो है, एजुकेशन लोन जो है, उस पर आपको ब्याज की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपका जो वो इंटरेस्ट है उस पर आपको थोड़ी राहत दी जा रही है। आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, कम इंटरेस्ट पे करो और अपना आराम से विदेश से पढ़ के आओ।
तो ये जो स्कीम है इसका नाम है पढ़ो परदेश। क्या नाम है बच्चों? पढ़ो परदेश, है ना? विदेश में पढ़ के आओ, जाओ विदेश में पढ़ के आओ, पढ़ो परदेश। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? और माइनॉरिटी की तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च की हुई होगी बताओ? समझ में आ गया ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो याद रखो, पढ़ो परदेश 2006 की स्कीम है। 2006 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो 2006 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया, है ना भाई? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को, अब इसमें सारे ही आ जाते हैं, सिर्फ मुस्लिम मत सोचो, ठीक है? सही सोच रखो अपनी। अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सस्ती ब्याज दर पे एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन लोन प्रोवाइड, अभी तो एक्टिव है तो प्रोवाइड किया जाता है, किया जाएगा नहीं, प्रोवाइड किया जाता है। अभी तो एक्टिव है और पुरानी स्कीम है। समझ में आया बेटा? तो जो भी ऐसा बच्चा है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, जिसको विदेश पढ़ के आना है पर पैसे की कमी है, गरीब है, ठीक है, तो वो एजुकेशन लोन ले। सरकार एजुकेशन लोन पे जितना इंटरेस्ट लगता है उससे काफी कम इंटरेस्ट मांगेगी और आपको अलाउ कर देगी पढ़ने के लिए बाहर, ठीक है? तो बेटा ये सरकार ने पढ़ो परदेश योजना में किया है। तो ब्याज दर पर एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है, सस्ती ब्याज दर पर एजुकेशन लोन, ठीक है बेटा? चलो, बाकी इतना समझ में तो आ गई ना? सिंपल सी स्कीम्स है, देखो सिंपल सी स्कीम्स हैं। पर एक चीज याद रखना, ऐसा नहीं कि हर कोई इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। इकोनॉमिकली वीक होने चाहिए आप, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से तंग होने चाहिए आप, तभी मिलेगी ये सब्सिडी। अगर आप बहुत बढ़िया पैसे वाले और फिर बोलो कि मुझे तो सब्सिडी चाहिए एजुकेशन लोन पे, तो नहीं। तो इकोनॉमिकली पुअर होना चाहिए कैंडिडेट, इकोनॉमिकली पुअर होना चाहिए, इकोनॉमिकली गरीब होना चाहिए, ठीक है? इकोनॉमिकली वीकर होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। और उसके अलावा पढ़ो परदेश, इसका मतलब नहीं स्कूल की शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं या कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज नहीं, ग्रेजुएशन नहीं, स्कूल नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन, जब आप मास्टर्स वगैरह करने जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है ये, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स, ठीक है? जैसे आप मास्टर्स करने जाते हो तो मास्टर्स में जैसे आप मास्टर्स करने जा रहे हो, उसके अलावा आप एमफिल करने जा रहे हो, है ना? यानी कॉलेज के बाद की पढ़ाई करने जा रहे हो, एमफिल, पीएचडी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स आ गया, एमफिल आ गया, पीएचडी के लिए ये स्कीम दी गई है, ठीक है? अगर आप मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी करने जाते हैं तो ये स्कीम मिलेगी, अगर आप इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से हैं तो पढ़ो परदेश 2006 में लॉन्च की है। नेक्स्ट, एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, समग्र शिक्षा स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन कंटिन्यूड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए जारी रखी गई है? मैंने तुम्हें समग्र शिक्षा अभियान बताया था, है ना? पिछली क्लास में जब हमारी क्लास हुई थी अपनी एटीएम वाली, तो मैंने तुम्हें बताया था समग्र शिक्षा अभियान। बताओ बेटा, बताया था? 2018 में लॉन्च हुई थी, सब कुछ तो बताया हुआ है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं। मैंने आपको जो बताया था
उसमें मैंने ये बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में, यानी शिक्षा मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में लॉन्च की थी ये स्कीम, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये था, इसका एम क्या था, देखो एम ये था कि प्री नर्सरी से लेकर, है ना, बताया था, प्री नर्सरी से 12वीं क्लास तक एक समान यानी एक जैसी और हाई क्वालिटी एजुकेशन देश के सभी बच्चों को मिलेगी। हाई क्वालिटी एजुकेशन देश के सभी बच्चों को मिलेगी। देश के सभी बच्चों को मिलेगी। समझ में आया बेटा? ये मैंने आपको बताया था कि प्री नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को एक समान और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ये समग्र शिक्षा अभियान है और 2018 में लॉन्च हुई, पर इसका जो एक्टिव होने का पीरियड है वो है 2021 से 2026। 2021 से 2026, तो 2021 से 2026 के लिए, यानी इस टाइम पीरियड में जो भी बच्चे पहली क्लास में या प्री नर्सरी में पहुंच गए, मान लो जो भी बच्चे प्री नर्सरी में पहुंच गए इस टाइम पीरियड में, उनकी 12वीं तक की एक समान और हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, आप सब जानते हैं ये स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने तुम्हें बताया था कि 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन यानी पहली से 8वीं क्लास तक की एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक की शिक्षा मुफ्त यानी फ्री एंड अनिवार्य रूप से कंपल्सरी दी जाएगी। अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ठीक है भाई, यह बच्चों का फंडामेंटल राइट है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 86th अमेंडमेंट के द्वारा। 86th अमेंडमेंट 2002 ने इस राइट टू एजुकेशन को, ये क्या है बच्चों, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार बना दिया। कौन से आर्टिकल में डाल दिया? आर्टिकल 21A में। कौन से भाग के? पार्ट 3 के। तो पार्ट 3 के, संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 21A में डाल दिया राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना के इस 86th अमेंडमेंट 2002 ने। और इसका मतलब है कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त होगी और अनिवार्य होगी। यही है राइट टू एजुकेशन, यही है सर्व शिक्षा अभियान। और ये किस टाइम पे लॉन्च हुआ? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा यहां पे एक्सप्लेनेशन। ये हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके थे, तो मैं दोबारा ले आया ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, हाउ डज द डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स एम टू सपोर्ट फीमेल एजुकेशन इन रूरल एरियाज? अब ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है, इसके लिए कोई आपको जबरदस्त नॉलेज की जरूरत नहीं। लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा का समर्थन कैसे करना है, बताओ क्या फायदा होगा? जो डिस्टेंस की एजुकेशन होती है, ओपन एजुकेशन होती है, जिसमें आप लोग क्या है, फिजिकली आप जाते नहीं हो, रेगुलर नहीं जाते स्कूल या कॉलेज, तो लड़कियों के लिए कैसे फायदेमंद है बताओ? सभी लोग बताएंगे।
क्या फायदा हो रहा है लड़कियों को इस ओपन लर्निंग एजुकेशन से, डिस्टेंस एजुकेशन से? बताओ सभी लोग, कॉमन सेंस लगाओ, क्या फायदा है? ध्यान से पढ़ो सेंटेंस। हिंदी में ना समझ में आए इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश में समझ में ना आए हिंदी पढ़ो। प्रत्येक गांव में अधिक स्कूलों का निर्माण करके, अबे ओपन लर्निंग की बात है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एजुकेशन मतलब जिसमें आप फिजिकली अटेंडेंस दोगे ही नहीं। अब गांव में स्कूल होगा तो साला रोज ही जाना पड़ेगा ना फिर तो पहले वाला तो नहीं होगा। फिर डिस्टेंस एजुकेशन का क्या फायदा है कि बाय मैंडेटिंग फिजिकल अटेंडेंस फॉर ऑल गर्ल्स इन रूरल एरियाज। भाई डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है ही नहीं कि फिजिकल अटेंडेंस रोज कंपलसरी हो, ये भी नहीं है। बाय ऑफरिंग गर्ल्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस। जब साला रेगुलर क्लासेस तुमको अटेंड करवानी तो तुम इसको डिस्टेंस एजुकेशन क्यों लिख रहे हो? ये भी नहीं होगा। बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये है आंसर। भाई डिस्टेंस एजुकेशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से कॉलेज कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या फायदा बताओ? फायदा यह कि आपको रोज रोज जाके फिजिकल अटेंडेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब एग्जाम आएगा तब एग्जाम देके आ जाओ, वरना साल भर अपना घर पे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, डिग्री आपको मिल ही जाएगी, है ना भाई। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन फायदे में इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप सब जानते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। आज के टाइम में तो काफी ज्यादा खुल गए हैं, वहां पर भी लोग काफी ओपन माइंडेड हो गए हैं, बच्चियों को उनका हक दे रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए उनके ऊपर भरोसा करके, जो कि करना भी चाहिए। पर आज ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा हैं जो इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है अरे अब लड़की बड़ी हो रही है यार, ऐसा करते हैं डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर लेगी, कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, खामखा कोई दिक्कत हो जाएगी। तो लड़की को बोलते बेटा डिस्टेंस से ओपन से फार्म भर दे, फॉर्म भी नहीं फार्म भर दे, और परीक्षा देने तेरा भाई ले जाएगा तेरे को, ठीक है। साल में 5-6 बार आपको जाना होगा एग्जाम के लिए, आप चले जाना भाई के साथ, भाई ले जाएगा साल में एग्जाम दिलवाने, हो गया रिजल्ट आ गया, डिग्री मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? हाँ क्लियर। तो ये फायदा है कि फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस वाले में, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब वो डिस्टेंस एजुकेशन होती है ना तो आपको किताबें वगैरह भी आज के टाइम में ऑनलाइन मिल जाती हैं। ऑनलाइन उनका वो डिस्टेंस एजुकेशन वाली जो इंस्टीट्यूट है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उनकी अपनी एप्लीकेशन होती है, अपना वेब पोर्टल होता है, उस पर सारा स्टडी मटेरियल आ जाता है। आप घर बैठे, आपके पास इंटरनेट है तो आप आराम से मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो और घर बैठे पढ़ सकते हो। स्टडी मटेरियल के लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, ना तो अटेंडेंस लगानी है रोज, ना स्टडी मटेरियल के लिए बाहर जाना है। और उल्टा जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं जो रूरल एरियाज में, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता भी मिलती है। वित्तीय सहायता कैसे मिल रही है? अगर आप रोज जाओगे कॉलेज तो आपका खर्चा होगा आने जाने का, तो वित्तीय सहायता ही तो है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट ही तो है कि आपको नहीं बुला रहे कॉलेज, टेंशन ना लो। तो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को नहीं बुला रहे कॉलेज, जिनसे उनका खर्चा तो बच गया, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया उनको, ठीक है। हाँ तो देखो, अब मैंने वही बोला ना, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। तो बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, चलो तो इसमें तो ना कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत, ना कुछ, नॉर्मल चीज थी। चलो नेक्स्ट, इन इंडिया एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। भारत में किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताओ कौन से साल में शुरू किया गया था? एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम बेसिकली 9th क्लास से लेके 11th क्लास के बीच में। ध्यान से देखो बेटा, 9th और 10th और 11th वो हमारी जिंदगी का वो पड़ाव होता है, हर छात्र की जिंदगी का वो पड़ाव होता है इस टाइम पे, जब वो ग्रो कर रहा होता है मेंटली भी और फिजिकली भी। हर छात्र और छात्रा की लाइफ का सबसे जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है, बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं,
उसके बाद मेंटालिटी में भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उस वक्त छात्र और छात्रा जो है ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे किशोर अवस्था में, उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन का पीरियड है, वो डिस्ट्रैक्शन का फेज है। तो किशोर अवस्था को कैसे डील करना है, किशोर अवस्था को यानी एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस पीरियड है उसको कैसे डील करना है, किशोर अवस्था के साथ, किशोर अवस्था के साथ कैसे डील करना है, उसकी जानकारी देती है ये प्रोग्राम, उसकी जानकारी देती है स्कीम, उसकी जानकारी इस प्रोग्राम से मिलती है, ठीक है। एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम से किसके बारे में जानकारी मिलती है कि किशोर अवस्था के जो भी चैलेंजेस हैं, इस टाइम पर जो चैलेंजेस हैं, किशोर अवस्था के जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किशोर अवस्था के जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, ठीक है, कितना सीरियस मामला देख रहे हो, चुनौतियां हैं, वो चैलेंजेस सबके साथ होता है, किशोर अवस्था के जो चैलेंजेस हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उसकी जानकारी इस प्रोग्राम से मिलती है, इस प्रोग्राम से मिलती है, इस कार्यक्रम से मिलती है। तो इस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है, क्योंकि देखो बेटा, मैं साफ सीधे शब्दों में कहूं तो इस टाइम पे ग्रोइंग स्टेज में हम लोगों को यह समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। हम उस टाइम पे, क्योंकि हमारे हार्मोन्स पीक पर होते हैं, तो हम लोग उस टाइम पे जो भी ऐसी चीजें हैं जो प्लेजर देती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट अट्रैक्ट होते भी हैं। और ये सबके साथ हुआ है, हमारी जो एक जनरेशन पहले पेरेंट्स की जनरेशन, उनके साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है, आने वाली जनरेशन सबके साथ होता है, ठीक है। तो बेसिक बात है कि उस टाइम पे क्या लगता है कि हमें लगता है कि हम फिजिकली इंटीमेट हों किसी के साथ, एक मौका मिल जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर हम जो है जो दूसरे जो हमसे बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, नशाबाजी कर रहे होते हैं, सिगरेट कर रहे हैं यानी स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर वो कोई दूसरा नशा कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि जैसे कुछ जैसे मादक द्रव्य हैं, जैसे कि लीकर वगैरह है, ड्रिंक वगैरह है, वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें लगता है अरे कूल है यार, ये तो हम भी करते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या, पीयर प्रेशर होता है कि आपके एक दोस्त ने आके बोला कि भाई देखो, मैंने तो इंटीमेसी जो है, इंटीमेसी मैंने तो एक्सपीरियंस कर ली, अरे तुम तो बड़े हो गए, तुमने तो की नहीं है, सेम चीजें लड़कियों के साथ हो रही है। सब आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि सबके साथ गलत चीजें हों। तो उस टाइम पे भटकने के चांसेस ज्यादा हैं, और इसी चीज से डील करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को समझाने के लिए ये किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। कब? 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती ना बेटा, मतलब हम लोगों के लिए, अब तुम देखो, हम लोग सब लोग उस फेज से निकले हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई हमें इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला नहीं होता। उस टाइम पे बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि अब गलतियां इतनी बड़ी हो जाती है कि मान लो मल्टीपल अगर आप पार्टनर्स के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हो, तो इसकी वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि अपने HIV, एड्स, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी लगने की दिक्कत है, पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट है वो आपको कहां से कहां ले जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो 2005 में इन सारी चुनौतियों से, ये एक्चुअल में चुनौतियां हैं, ये एक्चुअल में चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए ये एडोलेसेंस शिक्षा कार्यक्रम यानी कि एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी लोग बताएंगे। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? हाँ, तो याद रखना किसने किया था ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च हुआ था। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द PM लक्ष्मी स्कीम?
पीएम लक्ष्मी स्कीम। अच्छा, इस पीएम लक्ष्मी स्कीम का जो पूरा नाम है, पूरा नाम भी मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। और 2024 में ही आई है ये योजना। इस योजना का कोई मुझे पर्पस बताएगा? अगर तुमने न्यूज में सुनी है, करंट अफेयर्स में पढ़ी है तो बताओ। सभी लोग बताएंगे भाई, विद्या लक्ष्मी योजना। सभी लोग बताओ बताओ बताओ। सी। ओके, बताओ 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 बताओ। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। थोड़े मिक्स्ड से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप ही बोल दीजिए। अरे हम तो बोलेंगे ही बाबू, हमको तो इसी बात का पैसा दिए हो अभिषेक बाबू तुम। क्यों भाई? सही बात है। हाँ तो फिर देखो भाई, ये जो है सी है इसका आंसर। क्या है? सी। क्या माथा वाथा घूम गया क्या तुम लोगों का? क्या जवाब दे रहे हो तुम लोग? हाँ, बी कैसे होगा? कुछ भी। बिल्कुल ये है। मैं बताता हूं क्या सीन है, मैं स्कीम बताऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा सी क्यों बोला मैंने। देखो स्कीम क्या है, बेसिकली मोदी जी ने ये स्कीम निकाली है। तुम सब जानते होगे ये चीज, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि हम गरीब हैं, ठीक है, पर हमको आगे की पढ़ाई करने के लिए, जैसे मान लो ग्रेजुएशन करने के लिए किसी तरीके से घर वालों ने स्कूल की शिक्षा दिलवा दी क्योंकि सस्ती थी। मान लो ग्रेजुएशन में फीस हो गई महंगी, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, बीटेक वगैरह करना है, कोर्स की फीस महंगी है, और कोर्स की फीस महंगी है तो पैसा तो लोन पे लेना पड़ेगा। मान लो आपने अप्लाई किया लोन के लिए। अब हमारे देश में क्या है मैं आपको बताऊं, 7 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं, 7 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कोई चीज गिरवी रखने या किसी चीज की गारंटी देने की गुंजाइश, या ये मान के चलो कि जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो आपने 7 लाख रुपए तक का लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लिया एजुकेशन लोन, तो उसके ऊपर आपको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं, कोई चीज गारंटी देने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं चुका पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा, मैं ना चुका पाया तो आप मेरी कार ले लीजिए। कार तो खैर होगी नहीं, ठीक है, गलत, कार होगी तो पड़ेगा थोड़ी अगर आप लोन लेके। ठीक है, मैं भी तो कैसी बातें कर रहा हूं। तो आप मेरी जो है घर को ले लीजिए, टूटा फूटा हमारा घर है उसको ले लीजिएगा, बैंक उसको बेच के अपना पैसा निकाल ले, या फिर जो है हमारे घर में एक पुरानी बाइक है उसको ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप कोई चीज, या फिर हम हमारे पास, हमारी माता जी के पास थोड़ा सोना है उसको ले लीजिएगा, उसको गिरवी रख देते हैं, या कोई छोटी सी जमीन का टुकड़ा है उसको गिरवी रख देते हैं। 7 लाख के लोन तक कोई कोई चीज गिरवी या गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। पर अगर आपको बड़ा एजुकेशन लोन चाहिए 7 लाख से ऊपर की रकम का, तो भारत में ऐसा है कि फिर आपको कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, गारंटी देनी पड़ेगी कि भैया तुम ना चुका पाए तो बैंक कैसे आपसे ये पैसा वसूले, तब आपको चीज गिरवी रखनी पड़ती है, जमीन वगैरह कुछ। तो सीन कुछ ऐसा है बच्चों, मोदी सरकार ने 2024 में ये स्कीम निकाली, और इस स्कीम के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो बिना किसी चीज को गिरवी रखे, बिना किसी चीज की गारंटी के। जहां 7 लाख रुपए की लिमिट थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख, यानी 10 लाख के अंदर कितना भी लोन लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं, कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट दे देना बस। ठीक है, तो ये स्कीम है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम 2024 के नवंबर महीने में आई। ठीक है, अभी रिसेंटली आई है, देखो नवंबर महीने में आई। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन, 10 लाख
तक का लोन बिना किसी चीज को गिरवी रखे या बिना किसी चीज को गिरवी रखे या गारंटी के मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट ही तो है, फाइनेंशियल सपोर्ट ही तो है। और ऐसे बच्चे ही लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, जिनको लगता है कि यार हम पढ़ने में अच्छे हैं पर पैसे की कमी की वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे। जिसको साला पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, वो लोन लेके भी नहीं पढ़ेगा। वो सोचेगा अरे यार मेरा पढ़ाई में तो साला वैसे ही इंटरेस्ट नहीं है, मैं माता पिता का जो है 5-6 लाख और रुपए डुबा दूंगा, रहने दो मम्मी पापा रहने दो, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मैं अपना कुछ काम धंधा देखूंगा, मेरे ऊपर ये 5-6 लाख का लोन मत लो। तो वो समझदार बच्चा, वो पहले मना कर दिया, मेरे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, मेरे बस की नहीं है, ये 6 लाख का लोन खुद ही चुकाना फिर दिलवाओगे। तो यहां पे सीधे सीधे बोला हुआ है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, वो एजुकेशन लोन जनरली लेते हैं। और अब उन्हें शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा बिना किसी चीज को गिरवी रखे, बिना किसी गारंटी के। समझ में आ रही भी बात? सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? पर एक चीज बता देता हूं इसमें, मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इस स्कीम से 850 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ध्यान से देखना बेटा, देश में हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, पर 850 टॉप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ध्यान से देखो, अगर आप उन 850 टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, या आप 850 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हो, 850 में से कोई एक में आप पढ़े हुए हो, ठीक है, टॉप 850 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक में पढ़े हुए हो या किसी एक में पढ़ना है, तो ही ये आपके लिए स्कीम काम करेगी। आप साला किसी घटिया से कॉलेज में जाके बोले मेरे को एजुकेशन लोन दे दो बाबा, कौन से कॉलेज में है पता नहीं, ऐसा ही है कोई टूटा फूटा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टॉप 850 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, उनमें से किसी एक में पढ़ना है तो ये लोन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, सीयूईटी का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपका नंबर वहां पे आ रहा है, तो सरकार देखेगी यार बच्चा मेधावी है, इसने तो एंट्रेंस पास किया, इसको तो वहां जाना है, चलो दो लोन दो इसको। ठीक है, आपको अपना एंट्रेंस का प्रूफ देना पड़ेगा कि देखो सर मेरा नंबर वहां पे आ रहा है, आप प्लीज मुझे लोन दे दीजिए, तब आपको लोन मिलेगा। तो टॉप 850 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक में पढ़ना है तो ये लोन मिलेगा। और इससे सच में कितने बच्चों को फायदा होगा पता है? कितने बच्चों को फायदा होगा? 22 लाख से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा जिनको जरूरत है पैसे की। 22 लाख प्लस बच्चों को फायदा होगा इस स्कीम से, क्योंकि 22 लाख प्लस बच्चे ऐसे हैं जो मेधावी हैं और जिनके पास पैसे की कमी है। समझ में आया बच्चों? तो आप में से भी कोई और हायर स्टडी करना चाहता है तो ले सकता है इस स्कीम का फायदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज रिलेटेड टू, बताओ बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये देखो दो चीजें हैं, एक ही लाइन में दो चीजें, बेटी बचाओ भी और बेटी पढ़ाओ भी। तो पहली बात तो बेटी बचाओ क्यों, ठीक है, और फिर बेटी पढ़ाओ क्यों? अगर इन दोनों का जवाब मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। एक लिस्ट निकलती है, टॉप 1000 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकलती है, आप उस लिस्ट को चेक करो इंटरनेट पे, अगर उसमें से किसी एक में आपको जाना है कहीं तो आपको मिल जाएगा। एलिजिबल होने चाहिए, आप एंट्रेंस वगैरह निकाला हुआ होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आंसर क्या है? अब देखा, तुमने जब दोनों चीजों को पढ़ा तो तुम्हें समझ में आया। तो बेटी तो इसलिए बचाओ, बेटी तो इसलिए बचाओ कि जो
चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो डिक्लाइन हो रहा है, यानी जो बाल लिंग अनुपात है जिसमें गिरावट आ रही है, उससे सही हो जाएगा। बेटी बचाएंगे, बेटी को मरने नहीं देंगे, तो लिंग अनुपात सही हो जाएगा, यानी जो मेल बच्चे हैं और जो फीमेल बच्चे हैं उनके बीच का जो बैलेंस है वो एकदम सही हो जाएगा, उनके बीच का जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा, बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी क्या होगी, सशक्त होगी, है ना, बेटी एम्पावर्ड होगी, सशक्त होगी, ताकि वो अपने जीवन के निर्णय खुद कर पाए, अपने जीवन के बेहतर निर्णय कर पाए, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। तो आंसर होगा ए। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम, 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो याद रखना, बाल लिंग अनुपात में गिरावट को सही करना और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कितना बढ़िया स्कीम का नाम है। बताओ नेक्स्ट, लास्ट है ये, हु हैज डेवलप्ड द तमन्ना टूल रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना उपकरण का विकास किसने किया, बताओ जल्दी से। तमन्ना उपकरण क्या, मैं बताता हूं अभी। तमन्ना उपकरण, तमन्ना उपकरण, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग, अगर कोई आइडिया है तो, वरना मैं तो बता ही दूंगा। बेटा गाय बकरी चराओ। अरे छोड़ो यार, हम लड़के हमारे साथ ऐसा ही होता है, टेंशन ना लो। बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि किसने डेवलप किया, किस संस्था ने डेवलप किया है, जल्दी बताओ यार, बस लास्ट है ये, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ बताओ बताओ। मैं बताता हूं, देखो बेसिकली ये जो तमन्ना टूल है, तो तमन्ना का पहली बात तो फुल फॉर्म है TAMANA। ये डबल एन तो डाल दिया ताकि नाम पूरा हो जाए, डबल एन की जरूरत नहीं है। देखो इसका क्या है मतलब, ट्राई एंड मेजर, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। इसका मतलब क्या बताता हूं, देखो ट्राई, देखो टी टी, ए ए, एम एम, ए ए, एन एन, दूसरा एन तो है ही नहीं, फिर ए, तो बस वो दूसरा एन तो इसलिए जोड़ा है ताकि नाम निकल के आ जाए, तमन्ना। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, एप्टीट्यूड और नेचुरल एबिलिटीज को मेजर करो। ठीक है, ट्राई एंड मेजर, यानी मेजर करने की कोशिश करो, किसे, अपने एप्टीट्यूड को और जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मेरा एप्टीट्यूड क्या है कि मैं कॉलेज के टाइम से ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं पढ़ाने वाली इस फील्ड में आऊंगा। मेरा था कि भाई सिविल सर्विसेज वगैरह क्रैक करेंगे या फोर्स में जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, उस तरह से तैयारी भी उस तरह से की। मुझे नहीं पता था कि मैं टीचर बन जाऊंगा, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि टीचर बनना है। पर वो जो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप होती चली गई जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। कॉलेज में रहते हुए मैं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा था ट्यूशन। तो वो जो स्किल डेवलप हुई, वहां से धीरे 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 इस चीज में इंटरेस्ट आने लग गया और पता नहीं चला कि यार मुझे तो यही करना है। मुझे लगा ठीक है, अपनी पॉकेट मनी निकल रही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, 10-12 हजार 2012-13 में 10-12 हजार मिल जाते थे, ऐसा लगता था अरे 50-60 हजार की इनकम हो गई। इतनी महंगाई थी, कॉलेज के टाइम थे, मौज करते थे। तो मुझे उस टाइम पे मेरा एप्टीट्यूड पता नहीं चला, मुझे नेचुरल एबिलिटी नहीं पता चली कि यार मैं किस चीज के लिए बनाऊं। ठीक है, अब ये तमन्ना टूल उस टाइम पे होता तो मैं अपनी इस स्किल को तभी पहचान जाता। मैं साला जो इतनी तैयारी की मैंने ऐसे एग्जाम्स के लिए, मैं करता ही नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता। और पढ़ता किस लिए, पढ़ाने के लिए। समझ में आ रही है बात।
3-4 साल मेरे वेस्ट नहीं होते तैयारी के लिए। पर अब तुम ये देखो कि तमन्ना टूल का काम है कि आपके एप्टीट्यूड और नेचुरल एबिलिटीज को मेजर करना। एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जो हमारे 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं ना उनका। तो तमन्ना टूल जो सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टेस्ट है, ये टूल है पूरा का पूरा उनके एप्टीट्यूड, उनकी नेचुरल एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए। इससे क्या पता चलता है मैं आपको बताता हूं। सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यह है कि उनको अपनी पसंद नापसंद पता चल जाएगी, उनका किस फील्ड की तरफ झुकाव है वो पता चल जाएगा। क्योंकि उस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे बच्चे की जो अंदर की जो एबिलिटीज है, नेचुरल एबिलिटीज की, इसका रुझान किस तरफ है, पढ़ाई में है, खेल में है, या फिर ये किसी और चीज में जाना चाहता है, पेंटिंग में है, या फिर डांसिंग में है, म्यूजिक में है ना। उस टेस्ट से बच्चे का रुझाव पता चलेगा, उस बच्चे का जो रुझान है वो पता चलेगा, और पेरेंट्स को भी आसानी होगी उस बच्चे को उस फील्ड में पहुंचाने के लिए जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। पेरेंट्स हमारे तो टाइम में पूछते ही नहीं थे कि तुम क्या करोगे क्या करोगे, बोलते थे अरे हमने सुना है साइंस बहुत बढ़िया है, साइंस वाइंस लो यार, क्या डॉक्टर इंजीनियर बनो मस्त। मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता था, तो मेरे पिताजी ने 10वीं में ही 11वीं क्लास, 10वीं के बोर्ड भी नहीं हुए, 10वीं के बोर्ड से पहले ही मेरे लिए मेडिकल की किताबें लाके रख दी, बायोलॉजी वाली 11th क्लास की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी लाके रख दी ताकि कि कहीं मैं पलट ना जाऊं। तो किताबें लाके रख दी ताकि उनको ये रहे, बच्चा दबाव में रहेगा कि भाई साइंस ही लेनी है, तेरे को डॉक्टर बनना है। और मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपए डुबो भी दिए, उन्होंने जबरदस्ती की, मैं जबरदस्ती चला गया, मेरा मन नहीं लगा। बाद में आधी 11वीं क्लास में ह्यूमैनिटीज में गया हूं क्योंकि मुझे ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छा लगता था, वो समझ नहीं पाया उस टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये टेस्ट कितना जरूरी हो गया, बच्चा और पेरेंट्स आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि किस फील्ड में जाना है बच्चे को। तो एप्टीट्यूड और नेचुरल एबिलिटीज का ये जो टेस्ट है तमन्ना टूल के द्वारा, ये बच्चों को अपनी लाइफ में सही करियर पाथ पर चलने के लिए गाइड करेगा। तो सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स का टेस्ट, लाइफ में किस करियर पाथ पर जाना है, किस करियर पाथ पर जाना है, इस टेस्ट से डिसाइड हो जाएगा। अब इस टेस्ट में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसके परे आपको लगता है कि उसके परे जाऊंगा मैं, तो अरे टेस्ट बकवास है, मैं तो आईएएस ही बनूंगा, ये खेल वेल में रुझान तो मेरा ऐसे ही है, तो मरोगे ससुरे। ठीक है, तो जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई नहीं करूंगा, ये नहीं चलेगा बाबू। ठीक है, और कुछ में इंटरेस्ट है, बढ़िया चीज में इंटरेस्ट है तो बताओ। साला बोला पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो सर पढ़ाई नहीं करूंगा। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? बिल्कुल। तो कितना बढ़िया टूल है। तो ये बनाया किसने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक तो सीबीएसई ने प्लस एनसीईआरटी, जिसकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी, इन दोनों ने। चलो, सबको समझ में आ गया? तो ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, ताकि वो लाइफ में किस करियर पाथ पर जाना है वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, चलो आंसर हो गया डी। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन होता है बच्चों यहीं पर खत्म। ठीक है, आज का सेशन होता है हमारा यहीं पर खत्म। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्कीम में? बेटा एक बार देखना पड़ेगा, ये तो मैंने देखा नहीं है, इसके बारे में मैंने सुना नहीं है, क्योंकि अपना तो अभी कोई सीन ही नहीं है ना। अपने बच्चों के लिए सोचूंगा, तब देखूंगा तमन्ना टूट रहता है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, टेक केयर।